हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट में अगर आपको कुछ करेक्शन करना होता है, यानी कि सपोज आपका नेम, फादर नेम, तो एक प्रोसेस होता था जिसके अंदर ऑनलाइन आपको आपके अपने मेंबर पोर्टल पर जाकर आप यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर मैनेज सेक्शन में जाते थे। तो यहाँ से आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर आधार आप ऑनलाइन चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा अगर आपका फादर नेम में कुछ चेंज करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ चेंज करना है, या फिर डेट ऑफ एग्जिट में अगर कुछ चेंजेस होता था, तो उसके लिए एक ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म पहले हमें भरना होता था और इसे हार्ड कॉपी के तौर पर एम्प्लॉयर की मदद यानी कंपनी के सील और साइन होकर हमें ईपीएफओ में जमा करवाना पड़ता था। तब जाकर हमारा ये फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, ये सब कुछ चेंज होता था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ ने ये सारा प्रोसेस बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया है। नई एसओपी ईपीएफओ ने लॉन्च कर दी है, जिसके अंतर्गत सारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो सब कुछ चेंज हो गया है और कुछ हद तक ईपीएफओ ने इसे बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि काफी केसेस फ्रॉड के ईपीएफओ के सामने आए थे। इस वजह से अब नई एसओपी ईपीएफओ ने जो है रिलीज कर दी है। तो क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, यानी कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो मेजर होंगे या माइनर होंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कितनी बार आप चेंजेस कर पाएंगे, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप किस तरह से अप्रूवल लेंगे, कौन कौन अप्रूव कर पाएगा, ठीक है, और चेंजेस होने में कितना टाइम लगेगा, जॉइंट डिक्लेरेशन का अब कौन सा नया फॉर्मेट है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और अगर आपके पीएफ अकाउंट में कुछ करेक्शन है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अंत तक आप बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया था, ये 23 अगस्त 2023 को किया था, और इसमें सारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी है वो इसमें पूरी तरह जो इन्होंने कवर किया हुआ है। तो आज इसी को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, और मैं मेजर जो पॉइंट है इसमें कवर करूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबा है, 35 पेजेस का है। लेकिन जो मेजर चीजें हैं, जो मेन मेन पॉइंट है, वो आज मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर है, देखिए, तो पैरामीटर विच आर करेक्टेड अपडेटेड, जो हम करेक्ट कर सकते हैं। पहला है मेंबर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ये जो तीन है, ये तो जैसा कि हमें पता है हम ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन हम हमारे यूएन मेंबर पोर्टल यहाँ पर जाकर मैनेज सेक्शन में जाकर ऑनलाइन इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं, इन तीन चीजों को, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। लेकिन इसके अलावा अगर फादर नेम में चेंजेस है, रिलेशन, मैरिटल स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनैलिटी, ये अगर जो चेंजेस है, ये जो है अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो नया फॉर्मेट है उसके द्वारा ही आप जो है कर पाएंगे। अब नीचे की तरफ जाते हैं, जो टेबल नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, ये क्या है ये हम देखते हैं। यानी कि अब इन्होंने क्या है कि कुछ मेजर और माइनर में इसको डिवाइड कर दिया। अगर आपका मेंबर नेम मेजर और माइनर दो कैटेगरी में है, अब मेजर कैटेगरी में क्या क्या आएगा, इफ मोर देन 2 अल्फाबेट चेंजेस एंड नेम आल्सो गेट चेंज। अगर आपका नेम काफी हद तक 2 अल्फाबेट ज्यादा चेंजेस है तो इसको मेजर माना जाएगा। इफ लेस देन 2 अल्फाबेट बट फिनोमिनली कुछ ज्यादा चेंजेस लग रहा है तो इसको भी मेजर माना जाएगा। माइनर में अगर 2 और लेस देन 2 अल्फाबेट चेंज हुए हैं तो इसको ये माइनर केस जो है कंसीडर करेंगे। इफ एडिंग सरनेम इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मैरिज, अगर कोई फीमेल है, उसकी शादी हो गई, मैरिज, तो अगर वो सरनेम चेंज करती है उसको भी माइनर ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, अगर ये चीजें कुछ रिमूव करनी है, हटानी, ऐड करनी है, तो इसको भी माइनर माना जाएगा। अब जेंडर की बात कर ले तो जेंडर को तो ये माइनर ही मानेंगे, मेल फीमेल अगर कुछ चेंजेस है तो इसको माइनर कंसीडर किया जाएगा, और ये तो ऑनलाइन भी हम जो है अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज्यादा है तो इसको मेजर माना जाएगा, और 3 साल से कम है तो इसको माइनर कंसीडर किया जाएगा। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर फादर नेम। फादर नेम मेजर में क्या है, वही जो खुद के नेम में होता है, यानी कि अगर 2 अल्फाबेट से ज्यादा है तो इसको मेजर माना जाएगा। इफ इंसर्टिंग ए नेम फॉर द फर्स्ट टाइम,
पहली बार अगर फादर का नेम आप एंटर कर रहे हैं तो इसको भी मेजर माना जाएगा। ठीक है, इस इफ एक्सपेडिंग अगर नेम को बढ़ा रहे हैं तो इसको भी मेजर माना जाएगा। माइनर केस में अगर टू और टू से ज्यादा कम है, अल्फाबेट कम चेंजेस हो रहे हैं तो इसको माइनर माना जाएगा। इसके अलावा अगर मिस्टर, डॉक्टर ये कुछ ऐड ऑन करना है, रिमूव करना है तो इसको माइनर माना जाएगा, यानी माइनर कंसीडर किया जाएगा। रिलेशन की बात कर लेते हैं तो इसको माइनर ही माना जाएगा, यानी कि आप फादर मदर को चेंज करना चाह रहे हैं रिलेशन में तो इसको माइनर माना जाएगा। मैरिटल स्टेटस मेजर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर डेथ आफ्टर डेथ अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कुछ भी मैरिटल स्टेटस तो इसको मेजर माना जाएगा। ठीक है, माइनर में ऑल अदर केसेस इंक्लूड कर लिया जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर भी चेंज आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर, यानी कि अगर मेंबर की डेथ के बाद में आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करवाना चाह रहे हैं तो इसको मेजर कंसीडर किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। और इसके लिए कुछ एडिशनल प्रूफ भी दिए मांगे जाएंगे, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइनिंग हो गया। रीजन ऑफ लिविंग, यहाँ पर भी अगर आप मेंबर की डेथ के बाद में अगर कुछ चेंज करवाते हैं तो इसको मेजर माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह डेट ऑफ लिविंग ये हो गया। नेशनलिटी है, ये काफी चेंजेस है, यानी 11 चेंजेस हम कर सकते हैं। यहाँ पर सबकी डिटेल, ये मेजर जो है अगर आप आफ्टर मेंबर की डेथ के बाद में अगर कुछ चेंजेस होता है तो इसको मेजर कंसीडर किया जाए। नेशनलिटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आधार में ऑल टाइप ऑफ चेंजेस अपडेशन रिलेटेड टू आधार, इसको मेजर ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आधार के हिसाब से अगर कुछ चेंज होता है तो उसको मेजर कंसीडर किया जाए। तो ये तो हो गई कैटेगरी कि इसमें आपको मेजर और किस में माइनर कंसीडर किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर फॉर माइनर चेंजेस के लिए एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड इन एनेक्चर 1। अब एनेक्चर 1 क्या है, नीचे मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ये मांग रहे हैं एनेक्चर 1 में। अब अगर माइनर चेंजेस है तो एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे मिनिमम, और अगर मेजर चेंजेस है तो आपको कम से कम यहाँ पर देखिए एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट तो अटैच करने ही पड़ेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्मेट के साथ में। तो ये दोस्तों बहुत ही स्टिक कर दिया गया, अगर आपका मेजर चेंजेस है तो आपको एटलीस्ट 3 डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और जो मेजर पॉइंट यहाँ पर हम और कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। दोस्तों मैं केवल मेजर ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में इन्होंने बनाया है। जो अपने काम की चीज है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला। यहाँ पर एक टेबल है, टेबल नंबर 6, जो द फ्रीक्वेंसी फॉर विच करेक्शन कैन बी मेड इन वेरियस पैरामीटर इज लिस्टेड इन टेबल 6 बिलो। अब यहाँ पर ध्यान देके देखिए नंबर ऑफ टाइम चेंजेस अलाउड। अब इसको और बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि बहुत से केसेस आए थे एपीओ के सामने जिसमें 2 बार 3 बार भी जो है मेंबर अपना नेम करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, केवल मैरिटल स्टेटस को छोड़कर सभी में एक एक बार ही आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, आपका पीएफ अकाउंट जब ओपन होता है तो कंपनी में आप बिल्कुल एक्यूरेट जो आपकी इंफॉर्मेशन है वही दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब आप चेंज करवाने जाएंगे तो आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए फिर भी इन्होंने बताया कि अगर ये जो 11 पैरामीटर इसमें 5 से अगर ज्यादा होते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है जो OIC ऑफिसर होते हैं ईपीएफओ के, वो इसको थोरोली चेक करेंगे। अगर 5 से ज्यादा चेंजेस है तो इसको थोरोली चेंज करें, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तभी वो इसको प्रोसेस करेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो 6.13 पॉइंट है, द नंबर ऑफ चेंजेस अलाउड इन वेरियस पैरामीटर्स शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर टेबल 6, यानी एक से ज्यादा तो चेंजेस ये अलाउड ही नहीं थे। हाउएवर फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो उसको जो OIC ऑफिसर्स होते हैं वो डिटेल में चेक करेंगे और वो सेटिस्फाई होने के बाद में ही वो प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों आपसे तो मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि आप जो है बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि बार बार चेंजेस करने में आपको भी दिक्कत आएगी। और जो अब यहाँ पर जो ईपीएफओ स्ट्रिक्ट हो गया उसके द्वारा तो ये बहुत ही जो है बहुत ही मुश्किल वाला प्रोसेस है, इसलिए बेटर है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मेजर चीज़ है, केस ऑफ क्लोज स्टेब्लिश, बहुत सी कंपनियों की कंपनी क्या होती है क्लोज हो गई, अब वो किस तरह से करेक्शन करवाए अपने पीएफ अकाउंट में।
तो यहाँ पर ये देखिए किन किन से वो अटेस्टेड करवा सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, ठीक है। मजिस्ट्रेट, ए गेजेटेड ऑफिसर, पोस्ट सब पोस्ट मास्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल, यहाँ पर इन्होंने काफी जो है नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए। इन सभी से आप जो है अटेस्टेड करवा सकते हैं आपका फॉर्म, और जो है ईपीएफओ में जमा करवा सकते हैं। इन केस आपकी कंपनी बंद हो गई यानी क्लोज हो गई है, आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब आप इन लोगों से जो है बैंक ऑफिसर भी हो आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का अगर आपके कोई ऑथराइज पर्सन है तो वो भी इसको ऑथराइज कर सकता है। तो यहाँ विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया तो और विलेज सरपंच, ये सब जो है ऑथराइज पर्सन है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर ये वेरीफाई करके जो है आपको अप्रूव कर देंगे, और आप फिर आपके लोकल पीएफ ऑफिस में जमा करवा सकते हैं अगर आपका कोई भी करेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, होती कोशिश आप जो भी चेंजेस हैं वो जो है एज पर आधार रखिए, आधार और अपने सारे पैन नंबर सब कुछ डॉक्यूमेंट को अपडेट रखिए, ताकि ये नौबती ना आए, क्योंकि अब ईपीएफओ काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। बहुत सारे फ्रॉड केसेस ईपीएफओ ने पकड़े हैं, जिसमें काफी पैसे का लेन देन हुआ है, जिन लोगों को पता ही नहीं था, उनके यूएन में से उन्होंने हैक कर कर काफी पैसा जो है विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे काफी फ्रॉड केसेस सामने आए, इसी वजह से अब ईपीएफओ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जो भी करेक्शन होता है, एक तो यहाँ मैंने इन्होंने फिक्स कर दिया है कि एक से ज्यादा तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, और इसके अलावा आपको दो से तीन, अगर मेजर केसेस है तो 3 डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका करेक्शन होगा। तो बेटर है दोस्तों आप इसका ध्यान रखिएगा। अब आप बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8, जिसमें इन्होंने टाइमलाइन जारी कर दी है कि अगर माइनर रिक्वेस्ट है तो मिनिमम 7 डेज लगेंगे। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया मिनिमम 7 डेज के अंदर आपका जो है रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा, और अगर मेजर रिक्वेस्ट है तो 15 डेज लगेंगे। इसके अलावा एडिशनल 3 डेज और इन्होंने लिखा है कि ये हो सकते हैं एज पर वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन भी डिक्लेयर कर दी है। अब नीचे की तरफ आप आते हैं, यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये इन्होंने लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जिनको ये ईपीएफओ एक्सेप्ट करेगा, इन्होंने ये जो एनेक्सर 1 की हम बात कर रहे हैं ये वाले ये डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर नेम और जेंडर के लिए कहाँ, अगर आप करेक्शन करने जा रहे हैं नेम और जेंडर में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, इन्होंने मेंशन कर दिया है। आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे यहाँ पर देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास मिल जाते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर मेजर केस है तो इनमें से 3 डॉक्यूमेंट कुछ भी है आप अगर आपके पास है तो वो आप जमा करवा सकते हैं, और अगर माइनर केस है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट तो जमा करवाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट 20 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। 20 में से आपको एटलीस्ट अगर मेजर केस है तो 3 डॉक्यूमेंट, माइनर है तो 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका करेक्शन है तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आधार, पासपोर्ट, ये सारी चीजें 10 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेंशन किए। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट सॉरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस है तो आप इनमें से जमा करवा सकते। इसी तरीके से फादर मदर नेम करेक्शन है, रिलेशन में है तो ये डॉक्यूमेंट आप जो है अपलोड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस नीचे की तरफ आएंगे, इसमें मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, डाइवोर्स डिक्री हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब आप जो है अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अगर आपका कुछ करेक्शन है तो एम्प्लॉय रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, अपॉइंटमेंट लेटर अप्रूव्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट, लेटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन में लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। अब आप इसको डाउनलोड करके अपने पास में सेव जरूर रखिएगा, ताकि जब भी आपको कुछ इसकी जरूरत पड़ी तो आप इसको वेरीफाई कर सकें और इसके हिसाब से जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें, ठीक है। डिसीजन ऑफ लीविंग, ये बहुत सारे केसेस होते हैं, कंपनी गलत लीविंग डेट डाल देती है, इससे एम्प्लॉय को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर आप जरूर रखिएगा अपने साथ में, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर हो गया, एक्सपीरियंस लेटर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ठीक है बहुत सारी चीजें हैं। नेशनलिटी की बात कर लेते हैं, पासपोर्ट हो गया, और इंडियन ओरिजिन के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वैलिड वीजा है लॉन्ग टर्म का, ये लगा सकते हैं। आधार कार्ड में अगर कोई चेंज है तो वो तो एज पर आधार कार्ड ही होगा, और वो लिंक विथ एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए।
अब ये है जो देखिए दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो पहले था और अब ये जो है इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दी है। लेकिन जो मेजर चेंज है ऑन लेटर पेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पहले जो था एक सिंपली हम पेपर में डाउनलोड करते थे और उसको सिंपली अपना साइन होके कंपनी का साइन होता था और उसको आधार कार्ड या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ जमा करवाते थे। लेकिन अब इशू है कंपनी के लेटर हेड पर ही जमा करवाना होगा। यहाँ पर सिंपली आप अपना नाम लिखेंगे, यूएन नंबर लिखेंगे, अपना पीएफ जो है नंबर लिखेंगे, ठीक है, आधार नंबर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है। द पर्सनल डिटेल्स फर्निश टू ईपीएफओ अर्लियर और फाउंड टू बी इनकरेक्ट ब्लैंक और देयरफॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन अपडेशन। अब यहाँ पर इन्होंने ये 11 जो चेंजेस हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। जो भी आपका इनकरेक्ट डिटेल है वो आपको इस कॉलम में लिखना है, करेक्ट डिटेल है उसको आपको इस कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से आप जो है 11 चेंजेस यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। लेकिन खास बात यही है कि आपको कंपनी के लेटर हेड पर ही इसको प्रिंट करवाना है। सिंपल पेपर पर ईपीएफओ अब एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन है उसका नाम आएगा। यहाँ पर जो ये देखिए आई जो ऑथराइज पर्सन है, चाहे हो सकता है आपका एचआर मैनेजर हो, अकाउंट्स मैनेजर हो, जो भी आपकी कंपनी का ऑथराइज पर्सन है उसका नाम, सन ऑफ उनके फादर का नाम, ठीक है। यहाँ पर ये एस्टेब्लिशमेंट इंक्लोजिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट वो इंक्लोज कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। ये होने के बाद में डॉक्यूमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या डॉक्यूमेंट है जो एक लेटर हेड पे कंपनी लिख कर देगी कि हाँ हम ऑथराइज कर रहे हैं, हमारी तरफ से इन्होंने चेक कर लिया, वो सब यहाँ पर मेंशन करके यहाँ पर जो डिक्लेरेशन देना होगा वी यानी कि एम्प्लॉय एंड जो ऑथराइज पर्सन उन दोनों का नाम आएगा। और यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन ये दे रहे हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हमने सब कुछ चेक कर लिया है और सब कुछ सही है हमारी तरफ से, ठीक है। ये होने के बाद में मेंबर का नाम, ऑथराइज पर्सन का नाम, ये होने के बाद में ये आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होगा। अगर मेजर चेंजेस है जैसा कि मैंने बताया है 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे और अगर माइनर चेंजेस है तो 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। ये फॉर्म फिल करना होगा और कंपनी की तरफ से आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी लेटर भी लगेगा। ये सब होने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक चीज और इन्होंने मेंशन की, इन केस ऑफ क्लोज्ड नॉन ट्रेसेबल एस्टेब्लिश्ड वर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इज नॉट अवेलेबल, तब आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। यानी कि आपकी कंपनी अगर बंद हो गई है और नहीं मिले तो जैसा कि मैंने ऊपर पहले बताया था कौन कौन ऑथराइज पर्सन है अगर कंपनी बंद हो जाती है, तो 6.14 जो पॉइंट नंबर है यहाँ पर ऑथराइज टू अटैच द क्लेम, इन लोगों से आप जो है ऑथराइज करवा सकते हैं वो वाला डॉक्यूमेंट। इसमें मजिस्ट्रेट, गेजेटेड ऑफिसर, जितने भी यहाँ पर मेंशन है इनसे आप जो है अटेस्टेड करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये वो अपना इसको फिल करेंगे, उनका नाम आएगा, ठीक है, क्या उसकी डेजिग्नेशन है और वो आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अपना नाम और उनकी जो ऑथराइज सील है वो लग जाएगी और डॉक्यूमेंट जमा होगा। इसके अलावा आपको बैक साइड में क्या क्या मेंशन करना होगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर और माइनर, यानी कि आपका जो चेंजेस है मेजर है माइनर है वो चेंज मेंशन करना होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी, क्या क्या आप अटैच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वो आपको जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑथराइज टू अटैच जिनके क्लोज, अगर क्लोज अटैच में तो कौन ऑथराइज पर्सन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये पूरी एसओपी है, बिल्कुल नई है, काफी स्ट्रिक्ट बना दी है ईपीएफओ ने। अब ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन पुराना है ये अब नहीं चलने वाला है, आप इसको फिल ना करें। अगर आप करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो नया डॉक्यूमेंट है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी आपको कंपनी के लेटर हेड पर जमा करवाना है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी नई एसओपी है, नया प्रोसेस है, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।